गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कपूरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निमकथाना के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम भारत का अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपोहा तंत्र में हमने भारत के अपोहा तंत्र को दो भागों में विभाजित किया था, एक हिमालयी अपोहा तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की क्या विशेषताएँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितने भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं वो मुख्य रूप से सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत और ये वाला जो पठारी क्षेत्र है, चाहे छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र हो, रांची का पठार हो, बस्तर का पठार हो और दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र हो, यहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं। इस पूरे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऐसे में अधिकांश जो नदियाँ निकल रही हैं और निकल करके अपवाहित हो रही हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऐसे में हम प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। क्योंकि अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं वो मुख्य रूप से अरब सागर में गिरती हैं या खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है या कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो है कि प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र जो नदियाँ निकल रही हैं और किस प्रकार से अपवाहित हो रही हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की जो नदियाँ हैं इनकी क्या विशेषताएँ हैं। इनकी विशेषताओं को हम 5 पॉइंट के थ्रू समझेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो नदियां हैं उनकी वास्तव में क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अनुवर्ती अपोहा तंत्र का निर्माण कर रही हैं या अनुवर्ती अपोहा प्रतिरूप का निर्माण कर रही हैं। अनुवर्ती अपोहा प्रतिरूप एक ऐसा प्रतिरूप होता है जिसमें नदियां अपने ढाल के अनुसार बहती हैं, नदियां अपने ढाल के अनुसार बह रही हैं, इस प्रकार से बह रही हैं। तो ऐसे प्रतिरूप को अनुवर्ती अपोहा प्रतिरूप कहा जाता है। आपने हिमालय के अध्ययन के दौरान देखा था, जो हिमालयी अपोहा तंत्र हमने देखा था तो वहाँ देखा था कि वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों प्रकार के अपोहा तंत्र का या अपोहा प्रतिरूप का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो अनुवर्ती अपोहा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, अर्थात अधिकांशतः या सभी नदियाँ ढाल के अनुरूप ही बहती हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में चूंकि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का जो नदी क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्र से उद्गम होता है नदियों का, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भी अपोहा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे कि अरीय प्रतिरूप का निर्माण होता है, नर्मदा, सोन और महानदी जो घाटी हैं ये अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से विंध्यन क्षेत्र की जो नदियां हैं, जो विंध्यन क्षेत्र की नदियां हैं वो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो समानांतर अपोहा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। लेकिन एक ओवरऑल व्यू देखें हम पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, तो यहाँ पर अनुवर्ती अपोहा तंत्र का या अनुवर्ती अपोहा प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ अनुवर्ती अपोहा तंत्र का या प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता है कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ बहती हैं वो यू आकार की घाटी का निर्माण कर रही हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण कर रही हैं। आपने हिमालय की नदियों के क्रम में देखा था कि वहाँ पर नदियाँ जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं तो वहाँ पर आई प्रकार की, वी प्रकार की, गोर्ज, कैनियन, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में नदियाँ यू आकार की घाटी का निर्माण कर रही हैं। ऐसा क्यों है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक प्राचीन स्थल भूखंड है, अतः प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं और बहुत सालों से अपर्दन करते रहने के कारण नदियां अपने विकास की वर्तमान में अंतिम अवस्था में हैं, अर्थात नदियां बेस लेवल को प्राप्त कर रही हैं। बेस लेवल आप हिंदी में कहते हैं आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि आधार तल को प्राप्त करने के बाद में नदियां अब अपना जो अपर्दन है वो ऊर्ध्वाधर अपर्दन समाप्त कर देती हैं, यानी कि अपर्दन के बाद में एक निश्चित अपर्दन के बाद में एक ऐसी चट्टान वहां पर आ जाती है जिसको नदी जो है वो अपर्दित नहीं कर पाती है, तो वो एक बेस लाइन होती है। नदी का बेस लाइन होता है समुद्र तल,
जो समुद्र तट होता है वो नदी का बेस लाइन होता है, नदी का बेस लाइन होता है समुद्र तल। क्लियर है? तो यहाँ तक तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो इससे क्या होगा कि नदियों में कम ऊर्ध्वाधर अपरदन होगा और क्षैतिज अपरदन अधिक होगा। क्षैतिज अपरदन यानी कि नदियां जो हैं अब अपनी घाटी को चौड़ा करेंगी, किनारों को, घाटी के जो किनारे हैं उनको चौड़ा करेंगी, जिसके कारण से ये वाला भाग जो इस प्रकार से था ये वाला भाग और चौड़ा होता जाता है और एक यू आकार की घाटी का निर्माण कर रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो नदियां हैं वो अपने विकास की अंतिम अवस्था में हैं, अर्थात तो वृद्ध अवस्था में नदियां हैं, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था की नदियां हैं, आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर अपरदन अब संभव नहीं है, अब केवल क्षैतिज अपरदन होता है, जिसके कारण नदियां जो हैं अपनी घाटी के जो किनारे हैं उनको चौड़ा करती हैं, गहराई में अपरदन नहीं कर पाती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की नदियां यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां प्रौढ़ अवस्था की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं और प्राय मानसून के काल में ही प्रवाहित होती हैं। मौसमी क्यों है? क्योंकि जो सोर्स ऑफ वाटर है प्रायद्वीपीय नदियों का वो केवल वर्षा का जल है। तो ऐसे में केवल वर्षा काल में ही ये नदियां प्रवाहित होती हैं या जल की मात्रा इनमें अधिक होती है, बाकी समय ये शुष्क रहती हैं, बाकी समय ये शुष्क रहती हैं। हिमालयी नदियों के क्रम में हमने देखा था कि वहाँ पर वर्षा के साथ साथ जो ग्लेशियर होते हैं और ग्लेशियर के पिघलने से हिमालयी जो नदियाँ होती हैं वो सदानीरा रहती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, नदियों का जल का जो स्तर है वो लगातार बने रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ की नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि बरसात के समय में ही इनको जल प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण ये नदियाँ केवल एक मौसमी प्रकार की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियाँ निकल रही हैं वो नदियाँ, जो नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ पश्चिमी घाट के पश्चिम से बहती हैं वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी कि दोनों चीज़ें बनाती हैं, डेल्टा भी बनता है और एस्चुरीज भी बनती हैं। तो कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ 5 विशेषताएं देखी हमने। अनुवर्ती अपोहतंत्र का निर्माण करती हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, प्रौढ़ अवस्था की नदियां हैं और मौसमी नदियां हैं, मानसून काल में प्रवाहित नहीं होती। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां मियांडरिंग करती हुई नहीं चलती हैं, यानी कि सर्पिलाकार मार्ग का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि ये सीधी बहती हैं। और इस कारण से ये नदियाँ प्रपाती नदियाँ होती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और जलप्रपात का निर्माण जो नदी करती है वहाँ पर पन बिजली विद्युत उत्पादन का, पन बिजली उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अच्छी स्थिति प्रदान करती हैं हिमालयी नदियों की तुलना में। अब हमने जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसके पूरे अपोहा तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया था, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। मैप के थ्रू आप समझे कि इनकी वास्तव में लोकेशन कहाँ है। साथ ही साथ इस मैप में आप ये भी देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण एक क्रम आपको विकसित करना है। क्रम आपको याद होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बह रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। सबसे पहले नाम है दामोदर नदी का। दामोदर नदी के बारे में आपको याद रखना है कि दामोदर नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यह नदी गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, एक वितरिका है हुगली नदी, तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से बहते हुए हुगली नदी में आकर के मिलती है। इसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी। ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं जो उत्तर पश्चिम से बहते हुए दक्षिण पूर्व की ओर आकर के और बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। क्रम आपको याद रखना है दामोदर, स्वर्णरेखा,
वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इन नदियों का क्रम आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये वो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के पश्चिम से या फिर हिमालयी क्षेत्र से या मालवा के पठारी क्षेत्र से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। क्रम आपको उत्तर से दक्षिण याद रखना है। साबरमती, माही, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। इसके अलावा राजस्थान के अरावली क्षेत्र से एक नदी आती है, लूनी नदी। और लूनी नदी जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है उसको हम कच्छ का रण कहते हैं और इस कच्छ के रण में आकर के विलीन हो जाती है। वैसे तो ये नदी एक अंतःस्थलीय प्रतिरूप का निर्माण करती है, अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, लेकिन कच्छ का रण भी कभी अरब सागर का ही भाग हुआ करता था। बाद में सिंधु नदी ने अपरदन कर यहाँ पर निक्षेपण करके और इसको एक स्थलीय भाग से जोड़ दिया और तब से एक अंतःस्थलीय अफवाह प्रतिरूप के निर्माण कहा जा सकता है कि लूनी नदी जो है वो अंतःस्थलीय अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। लेकिन लूनी को भी हम मान लें तो लूनी, साबरमती, माही, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब हम एक एक नदी के बारे में बात करेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ से निकल रही है, कितनी लंबी है और उनके महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से बांध वहाँ पर बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकल करके और छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है एक भ्रंश घाटी से। आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि दामोदर नदी भारत की उन महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, उनमें से एक है नर्मदा, दूसरी है तापी और तीसरा है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के बीचों बीच से एक भ्रंश घाटी से होते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में जाकर के मिलती है। दूसरी चीज आपको यह भी याद रखनी है कि दामोदर नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि यह गंगा नदी की एक वितरिका है जो पश्चिमी बंगाल से गंगा नदी से अलग होकर के नीचे आती है और जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थापित की गई है। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण जो है वह दामोदर नदी पर किया गया है। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है तो वर्धमान जिले के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जब इस प्रकार से गंगा नदी आ रही है और 2 वितरिकाओं में बदलती है, ये वाला भाग जो है हुगली नदी वाला है, यहाँ से एक नदी आ रही है जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं। यहाँ पर जिस स्थान पर मिलती है, जिस राज्य में मिलती है, उस राज्य का जिले का नाम है वर्धमान जिला। और इस वर्धमान जिले में दामोदर नदी जब हुगली में मिलती है तो भयंकर बाढ़ लाती है, जिस कारण से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यह झारखंड की रांची के निकट से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। औद्योगिक इकाइयों से निकले रासायनिक अपशिष्ट को स्वर्णरेखा नदी में गिराए जाने के कारण यह नदी वर्तमान में बहुत अधिक
प्रदूषित हो चुकी है, बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। इस कारण स्वर्णरेखा जो नदी है उसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। चूंकि प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, तो ऐसे में जीव जंतुओं के रहने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, आदर्श दशा होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं पाई जाती, जिसके कारण वहाँ पर जीव जंतु बिल्कुल नगण्य अवस्था में पाए जाते हैं। इसी कारण से वर्तमान में स्वर्णरेखा नदी जो है एक बायोलॉजिकल डेजर्ट में तब्दील हो चुकी है, बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल में तब्दील हो चुकी है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है एक जैविक मरुस्थल है वर्तमान में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। जमशेदपुर क्यों फेमस है? सबसे पहले स्टील प्लांट भारत का जमशेदपुर में लगाया गया था। सबसे पहले 1907 में जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। आज वर्तमान में यह एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। ये दंडकारण्य वाला पठारी क्षेत्र है और यहाँ से बहते हुए यह नदी इस प्रकार से कटक के पास में आकर के और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस नदी का जो घाटी है, इस घाटी को, इस बेसिन को छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन जो है धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में धान का कटोरा जिस नदी घाटी को कहा जाता है वो महानदी घाटी क्षेत्र है। भारत का धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है? महानदी घाटी को। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बूढ़ी गंगा? क्योंकि जो विशेषताएं गंगा नदी, उत्तरी भारत में गंगा नदी प्रोवाइड करवाती है, जो आदर्श दशाएं खेती के लिए या रोजगार के लिए गंगा नदी प्रोवाइड करवाती है, दक्षिणी भारत में वही स्थान गोदावरी नदी का है। इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक के निकट, पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक के निकट त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। उद्गम क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत के पास में नासिक जिला है और इस नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान है जहां से यह नदी निकलती है। एक झरने से होते हुए यह नदी निकलती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये त्र्यंबक वाला स्थान है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जहां से यह नदी निकल करके आ रही है और ये बहते हुए यहां बंगाल के खाड़ी में गिर रही है। गोदावरी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में गोदावरी नदी का अपोहा क्षेत्र पाया जाता है। गोदावरी नदी राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी राजमुंद्री के निकट अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं उनमें इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। इसके अलावा पेनगंगा। तो प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा ये वो नदियां हैं जो गोदावरी नदी के जल में अपना जल ला करके डालती हैं, अर्थात वो सहायक नदियां हैं। मंजीरा नदी गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से बह करके आती है, जो दक्षिण से बह करके आती है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से होकर के आती है। आप इस मानचित्र में देखें, मंजीरा नदी जो है ये वाला मंजीरा वाला पार्ट है, इस प्रकार से दक्षिण से होकर के आ रही है। बाकी आप देखेंगे कि ये पूरा भाग जो है वो गोदावरी नदी का है। तो जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां उत्तर से आकर के बह रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन केवल मंजरा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से आकर के और गोदावरी नदी में
मिलती है। इसी मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। निजाम सागर जो डैम है वो मंजरा नदी पर बनाया गया है, जो कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। याद क्या रखना है इसमें आपको कि एकमात्र नदी गोदावरी की जो दक्षिण से बहते हुए आती है और गोदावरी नदी में मिलती है, क्योंकि बाकी सारी नदियां उत्तर से होकर के बह रही हैं। सभी नदियां उत्तर से आकर के बहती हैं। वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहते हुए तेलंगाना में आकर गोदावरी नदी में मिलती है। तो इंद्रावती नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है जो उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा का जो कालाहांडी का जो पठारी क्षेत्र है वहां से इंद्रावती नदी निकलती है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में बहते हुए तेलंगाना में आकर के गोदावरी नदी में मिलती है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर जो है, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, जो एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प केंद्र है। यहां पर जगदलपुर में ही एक चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जो अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण भारत का नियाग्रा कहलाता है। भारत का नियाग्रा कहलाता है। नियाग्रा फॉल जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है, दूसरा सबसे बड़ा फॉल है, वाटरफॉल है नियाग्रा जलप्रपात, जो कनाडा में है। जगदलपुर बांध जो जगदलपुर क्षेत्र में जो चित्रकूट जलप्रपात है वो अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण भारत का नियाग्रा कहलाता है। भारत का नियाग्रा कहलाता है। कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी भारत की मतलब दक्षिणी भारत की हम बात कर रहे हैं यहाँ। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर चोटी से होती है। महाबलेश्वर चोटी से होती है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति या उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से होता है। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर के बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जहां से कृष्णा नदी होकर के निकलती है। यानी कि कृष्णा नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो इन 4 राज्यों में है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी का जो डेल्टा आपको मिलेगा वो विजयवाड़ा के समीप मिलेगा। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा आपस में मिल जाता है। कंबाइंड डेल्टा दोनों का हो जाता है आंध्र प्रदेश के तट पर, जहां पर एक लेगून झील का निर्माण हो रहा है, जिसको हम कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। क्लियर है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। दोनों नदियों का जो डेल्टा है वो आपस में कहाँ मिल रहा है? आंध्र प्रदेश के तट पर। आंध्र प्रदेश के तट पर दोनों नदियों का डेल्टा मिल रहा है, जहां पर अनेक प्रकार की लेगून झीलें बन रही हैं, जिनको हम एक जो महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है कोलेरू झील। कृष्णा नदी जो है वो पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। नदी जो है वो अनेक प्रकार के धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जैसे कोई पक्षी का जो पंजा होता है उस प्रकार की आकृति का निर्माण कृष्णा नदी अपने डेल्टाई क्षेत्र में जाकर के करती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, दूधगंगा और पंचगंगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नाम आप याद रखेंगे कम से कम। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, दूधगंगा और पंचगंगा। इसमें कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तुंगा और भद्रा 2 शाखाओं के मिलने से बनती है। तुंगभद्रा नदी का निर्माण जो है वो तुंगा और भद्रा 2 शाखाओं के मिलने से होता है। इसी नदी पर तुंगभद्रा जल डैम का निर्माण किया गया है। तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण जो है वो तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी चोटी है, जो पश्चिमी घाट की एक चोटी है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में है। परंतु इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, यानी कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मुख्य रूप से 4 राज्यों से आ रही हैं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों हैं और
केरल तथा आंध्र प्रदेश 2 और राज्य हैं। तो कावेरी जल विवाद जो है वो केवल 2 राज्यों के विवाद नहीं है, बल्कि इन चारों राज्यों के बीच में विवाद का विषय है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दक्षिणी भारत में बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कई बार कुछ जो बुक्स हैं वो कावेरी नदी को ही दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं, या दामोदर नदी को जो है वो दक्षिणी भारत की गंगा कह देते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बूढ़ी गंगा गोदावरी है और कावेरी नदी जो है वो दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी अपने धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस कारण से इसे दक्षिणी भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। नदी घाटी जो क्षेत्र है, कावेरी नदी का जो नदी घाटी क्षेत्र है, उसको दक्षिणी भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आप याद रखेंगे, भारत का धान का कटोरा महानदी घाटी को कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा महानदी घाटी को कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भारत के धान का कटोरा जो है कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है। कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें हम कावेरी की, तो वह सिमसा, अर्कावती, अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी और लोकपावनी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। नाम आपको याद रखने हैं, सिमसा, अर्कावती, अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी और लोकपावनी। श्रीरंगपट्टनम, तिरुमकुल, शिवसमुद्रम, तिरुचिरापल्ली आदि प्रमुख शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। ये सभी शहर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। याद रखें कि कावेरी नदी पर कौन कौन से शहर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के लिए प्रसिद्ध है। तिरुमकुल, शिवसमुद्रम, तिरुचिरापल्ली ये प्रमुख शहर हैं जो कावेरी नदी पर स्थित हैं। कावेरी नदी दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करती है, अतः इसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। कावेरी नदी दक्षिणी भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल के प्रवाह में नियमितता पाई जाती है। बाकी की जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां होती हैं। कारण क्या है कि कावेरी नदी जो है उसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, नियमितता बनी रहती है, फ्लैक्चुअलिटी नहीं पाई जाती उसमें। क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि इसका उद्गम क्षेत्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत है और इसका जो मुहाना है वो तमिलनाडु के तट पर है। तमिलनाडु के तट पर है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून शुरू होता है तो इसकी एक शाखा जो अरब सागरीय शाखा है वो पश्चिमी घाट पर्वत के टक्कर मारती है और वहां पर वर्षा करती है, जिस कारण से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी इस क्षेत्र में वर्षा होती है और कावेरी नदी जो है इस जल से प्रवाहित होती है। इसके बाद में जब लौटता हुआ मानसून आता है, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है वो भारत के तमिलनाडु के तट से आकर के टकराता है, कोरोमंडल से आकर के टकराता है और कोरोमंडल का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर कावेरी नदी का अपना मुहाना है। तो ऐसे में दोनों जो भारत के मानसूनी शाखाएं हैं, मानसून जब आता है शुरुआत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में और जब लौटता है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में, तो दोनों समय में कावेरी नदी में जल का प्रवाह बना रहता है। यही कारण है कि कावेरी नदी दक्षिणी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, साथ ही प्रवाह में अनियमितता नहीं पाई जाती है। बहुत ज्यादा अनियमितताएं वहां नहीं पाई जाती हैं। वेगई नदी तमिलनाडु में वरुक्षनाथ पहाड़ी से निकलती है। वेगई नदी मदुरई जो शहर है, मदुरई शहर जो है वो वेगई नदी पर स्थित है। मदुरई तमिलनाडु का प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक शहर है। यह शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो मदुरई शहर में है और यह एक तमिलनाडु का शहर है। और कौन सी नदी पर स्थित है? वेगई नदी पर स्थित है। इसके अलावा ताम्रपर्णी नदी जो है वो अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है। याद करें अगस्त्यमलाई चोटी, जब हम प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र की चोटियां पढ़ रहे थे तो हमने कार्डेमम की चोटी पढ़ी थी और उस कार्डेमम की चोटी का जो दक्षिणी भाग है वो अगस्त्यमलाई की चोटी कहलाती है और वहां से एक नदी निकलती है जिसको हम ताम्रपर्णी नदी कहते हैं, जो मन्नार की खाड़ी में आकर के अपना जल छोड़ती है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है।
धन्यवाद आप सबका।